नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ 3। ये हमारा न्यू सिलेबस है जो कि हमें 2025 में लगा है। नई पुस्तक है मल्हार। तो तीसरे पाठ को हम पढ़ेंगे, पहली बूंद। इस वीडियो में हम इसके सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका पार्ट 2 गोल के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 3, पहली बूंद। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पे आई। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। इसके कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल। अब हम इसके सरलार्थ करेंगे और शब्दार्थ करेंगे। इसके शब्दार्थ हैं, पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु, धरा धरती, अंकुर बीज का फूटना, प्रारंभिक स्वरूप, नव नया, अंगड़ाई यानी अंगड़ाई लेना, शरीर को तानना, अधर माने होंठ, वसुंधरा का अर्थ है धरती, रोमावली सी, रोमों की पंक्ति की तरह, दूब हरी घास, पुलकी जिसे रोमांच हुआ हो। आगे है स्वर्णिम। स्वर्णिम का अर्थ है सुनहरे, पर माने पंख, नगाड़े माने एक प्रकार का वाद्य यंत्र या डंका, तरुणाई का अर्थ है यौवनता, नयन का अर्थ है आँख या नेत्र, अंबर का अर्थ है आकाश, जलधर का अर्थ है बादल, करुणा विगलित इसका अर्थ है दुखों से दुखित होकर या पिघली हुई। आगे है चिर प्यास, बहुत दिनों की प्यास, शस्य श्यामला यानी हरी भरी। ये हमारे शब्दार्थ हैं। अब हम इसके सरलार्थ करेंगे। पहला पहरा है, वह पावस का प्रथम दिवस से लेकर ली अंगड़ाई। तो पहले हम प्रसंग करेंगे। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 मल्हार से ली गई हैं। इसके कवि गोपाल कृष्ण कौल हैं। पाठ का नाम पहली बूंद है। अब इसकी व्याख्या करेंगे। कवि गर्मी की ऋतु के बाद बारिश की पहली बूंद गिरने से धरती में आए बदलाव के बारे में बताता है। जब पहली बारिश की बूंद धरती पर गिरती है तो धरती पर नए जीवन का आरंभ होता है। धरती में फिर से ताजगी और नयापन आ जाता है। अब दूसरा पहरा है, धरती के सूखे अधरों पर से लेकर धरा पर आई। प्रसंग जो हमने ऊपर लिखा था वही लिखना है। अब है व्याख्या।
कवि कहता है कि धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरी, मानो धरती को नवजीवन मिल ही गया। धरती की सूखी घास भी मुस्कुराने लगी, पहली बूंद के आने से धरती हरी भरी हो गई। अब है तीसरा पहरा। आसमान से उड़ता से लेकर धरा पर आई। यहाँ पर भी प्रसंग ऊपर वाला ही लिखना है जो मैंने ऊपर लिखवाया था। व्याख्या। कवि कहता है कि आसमान में बिजली चमक रही है, सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर उड़ रहा है। बादलों की गर्जना से ऐसा लगता है जैसे वे नगाड़े बजाकर धरती को जगा रहे हैं। बारिश की पहली बूंद से धरती खिल उठी है। चौथा पहरा है, नीले नैनों सा से लेकर धरा पर आई, लास्ट में एकदम। तो व्याख्या है, कवि कहता है कि नीला आसमान नीली आँखों के समान है और काले बादल उन नीली आँखों की काली पुतली के समान है। मानो बादल धरती के दुखों से दुखी होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा हो। इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाती है। वर्षा का प्रेम प्रकार धरती के मन में हरा भरा होने की इच्छा जाग उठती है। पहली बूंद धरती पर कुछ इस तरह से आई है जिससे धरती खिल उठी है। तो ये हमारे यहाँ पर सरलार्थ हो गए हैं। अब हम इसका सार करेंगे। अब हम करते हैं कविता का सार। पहली बूंद कविता कवि गोपाल कृष्ण कौल जी द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से गोपाल कृष्ण कौल जी ने वर्षा के सौंदर्य और महत्व पर प्रकाश डाला है। जब आकाश से वर्षा की मोती रूपी बूंदें धरा पर गिरती हैं तो सूखी धरा में नवजीवन आ जाता है। तत्पश्चात चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरते ही मानो वर्षा होने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को नवीन जीवन मिल गया हो। धरती रूपी सुंदरी के रोमों की पंक्ति की तरह हरी घास भी मुस्कुराने लगी और खुशियों से भर उठी। पहली बूंद कुछ इस तरह धरती पर आई जिसका खूबसूरत एहसास और परिणाम धरती को मिला। नीला आसमान नीली आँखों के समान है और काले बादल उन नीली नीली आँखों की काली पुतली के समान है। मानो बादल धरती के दुखों से दुखित होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा है। इस प्रकार वर्षा का प्रेम पाकर धरती की प्यास बुझ जाती है और धरती के मन में फिर से हरा भरा होने की इच्छा जाग उठी है। अब हम कवि का परिचय करेंगे। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल, जिनका जन्म 1923 और मृत्यु 2007 में हुई थी, ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखें में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो ये हमारे कवि का परिचय है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे पाठ से, मेरी समझ से। तो इसमें क्या प्रश्न है पहले का, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाइए। तो यहाँ है पहला प्रश्न, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बादल, बूंद, अंकुर और पावस। तो यहाँ पर सही अर्थ है अंकुर। दूसरा प्रश्न है, नीले नैनों सा यह अंबर
काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है। 4 ऑप्शन है, बारिश की बूंद, वृद्ध धरती, नगाड़ा और बादल। तो इसका सही अर्थ है बारिश की बूंदें। अब है कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। हमने ये उत्तर इसलिए चुना क्योंकि इन पंक्तियों में प्राकृतिक रूपों जैसे जल, आकाश और बूंद के माध्यम से कवि ने जीवन के गहरे पहलुओं, शांति और नवचेतना का चित्रण किया है। कवि का उद्देश्य जीवन में नयापन, निरंतरता और शांति को महसूस कराना है। इन पंक्तियों में प्रयोग किए गए प्रतीक प्राकृतिक सुंदरता और जीवन के सजीवता से जुड़े हैं, जो व्यक्ति को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब है मिलकर करें मिलान। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं। इनका मिलान कीजिए। जैसे कि कविता की पंक्तियां हैं और भावार्थ। पहला है, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो इसका मिलान होगा दूसरे से, यानी बादल से। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई। इसका मिलान होगा पहले से, मेघ गर्जना, यानी बादल गरज रहे हैं। अब तीसरा है, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। इसका मिलान होगा आकाश से। और चौथा है, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई। इसका मिलान होगा तीसरे से, हरी दूब। अब है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो जैसे कि पहला है, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई। ये तो है पहला सा जो ये हमें कविता में से दिया गया है। और दूसरा है, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाकर। तो यहाँ पर देखिए, हम पहले का उत्तर लिखेंगे। पहले जो हमने पहला पढ़ा था प्रश्न, आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है, जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। आगे है, बादलों की गर्जना सुनकर ऐसा आभास होता है कि वे नगाड़े बजा बजा कर धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। अब जो दूसरा सरलार्थ है उसको पढ़ेंगे। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। इसका उत्तर है, नीला आसमान नीली आँखों के समान है और काले बादल उन नीली नीली आँखों की काली पुतली के समान हैं। मानो बादल धरती के दुखों से दुखित होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा हो। इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाती है। आगे है, सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे कि पहला है, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। और दूसरा है, कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है। तो इसमें जो पहला है उसमें हम पढ़ेंगे, पहले का उत्तर लिखेंगे, धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरती है, मानो वर्षा होने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को नवीन जीवन मिल ही गया हो। इस प्रकार बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकट होता है।
अब इसका दूसरा है, कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? उत्तर है, प्रस्तुत कविता के अनुसार नीले आकाश को नीली आंखों के समान और काले बादलों को नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान बताया गया है। अब है कविता की रचना। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है, समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें और चर्चा करें। तो मैंने यहाँ पर ऐसे शब्दों को लिखा है जैसे कि नवजीवन, ये न है शुरू में यहाँ पर, ये नवजीवन। दूसरा है अंबर, फिर जलधर, काली पुतली, स्वर्णिम, अंगड़ाई, यहाँ पर है विस्तार और चमक। ये हैं शब्द जो कविता की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। अब है शब्द एक, अर्थ अनेक। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, जैसे अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो और राज करो। तो उत्तर है यहाँ पर मैंने लिखे हैं पहला है दोस्तों में फूट पड़ गई, दूसरा है उसका सिर फूट गया, तीसरा है धरती से जल की धारा फूट पड़ी, दीवार से टकराते ही उसकी एक आंख फूट गई। तो यहाँ पर ये फूट शब्द से मैंने 4 वाक्य लिखे हैं। आगे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर 2 शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने ढूंढकर यहाँ बताए हैं। शब्द है धर, यहाँ पर लिख देंगे धर। तो जैसे कि चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। हलधर, हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम। गिरिधर, पर्वत को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। आगे है मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। आगे है शब्द पहेली। यहाँ पर है दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। तो यहाँ पर ये जाल दिया गया है, तो इसमें मैंने कुछ खोज रखे हैं, जैसे कि पहला है नयन, और इसी में ही दूसरा बन रहा है नगाड़ा, और बन रहा है दूब, यहाँ पर है अश्रु। इस तरह से हम इसमें शब्दों को ढूंढेंगे। आगे है अंबर, यहाँ पर है जलधर। तो ये शब्दों का जाल है। अब हमें यहाँ पर इसे नीचे लिखना है, जैसे कि पहला है एक प्रकार का वाद्य यंत्र यानी नगाड़ा। ख आँखों के लिए अन्य शब्द नयन। ग जल को धारण करने वाला यानी जलधर। घ एक प्रकार की घास यानी दूब।
आंसू का समानार्थी है अश्रु, और आसमान का समानार्थी शब्द है अंबर। तो ये सारे इस जाल में भरने थे। अब आगे है पाठ से आगे, इसमें हम करेंगे आपकी बात। तो बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। और दूसरा है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, बताइए। तो पहले हम बारिश को लेकर हर व्यक्ति का जो अनुभव है उसमें हम अनुभव को लिखते हैं। बारिश में बाहर निकलकर बारिश की बूंदों को महसूस करना, गीली मिट्टी की खुशबू और आसपास का ताजगी भरा माहौल, सब कुछ बहुत ही ताजगी और जीवन से भरा लगता है। यह मौसम ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति एक नए रूप में बिखरी हो, और यह मनुष्य को भी एक नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। बारिश की ठंडक, पेड़ पौधों का हरा भरा होना और धरती का निखरना, यह सब मेरे लिए एक प्राकृतिक सुख और आनंद का एहसास होता है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अब दूसरे का लिखेंगे कि आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों। उत्तर है, वर्षा ऋतु मुझे बहुत प्रिय है। वर्षा ऋतु के दिनों में बारिश में भीगने में बहुत मज़ा आता है। भीगकर घर पहुंचने के बाद गर्म गर्म चाय और पकौड़ों के साथ बहुत मज़ा आता है। अब आगे है समाचार माध्यमों से। प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों जैसे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे या भीषण ठंड के समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। इसमें है, अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो पहले हम समाचार शीर्षक देंगे, सर्दी का कहर, देश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट, ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें। अब है समाचार का विवरण। तारीख 28 अप्रैल 2025। देश के उत्तरी और मध्य भागों में इन दिनों भीषण ठंड का प्रभाव जारी है। हिमालयी क्षेत्र से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक के इलाकों में तापमान में अचानक गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट का कारण पश्चिमी विक्षोभ है, जो इन क्षेत्रों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश ला रहा है। आगे है, न्यू दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण सड़कें जाम हो गई हैं और यातायात प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनों और फ्लाइट्स में देरी हो रही है। ठंड की वजह से खासकर बच्चों और बुजुर्गों को बीमारियां होने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से घर के अंदर रहने की सलाह दी है और सर्दी से बचने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। अस्पतालों में गले और सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मौसम में सुधार की उम्मीद जताई है। वेतनभोगी कर्मचारियों और छात्रों के लिए यह राहत की बात है, क्योंकि कक्षा और ऑफिस में उपस्थिति में कमी आने की संभावना है। अब हम दूसरे प्रश्न को करेंगे, जैसे कि गर्मी सर्दी के अनुभव के बारे में। सर्दी के अनुभव बता दिया मैंने, अब जानेंगे हम गर्मी का अनुभव। गर्मी के मौसम में जब सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा होता है तो बाहर का वातावरण बहुत ही गर्म और झुलसाने वाला होता है। सड़कों पर चलना जैसे एक चुनौती बन जाती है और हर जगह से गर्म हवा का झोंका महसूस होता है। गाड़ियों का धुआं और पसीना बहना आम बात होती है, लेकिन गर्मी में एक अच्छा अनुभव तब मिलता है जब एक ठंडी हवा का झोंका आता है या फिर आइसक्रीम या ठंडे पानी से सुकून मिलता है।
ऐसा लगता है जैसे शरीर को राहत मिल गई हो। गर्मी में जब बारिश होती है तो वो एक अद्भुत एहसास होता है, जैसे मौसम ने खुद को बदल दिया हो और अब सब कुछ ताजगी से भर गया हो। अब है सर्दी का अनुभव। सर्दी में जब ठंडी हवाएं और घना कोहरा महसूस होता है तो बाहर कदम रखना मुश्किल हो जाता है। शरीर में ठंड की सिहरन दौड़ने लगती है और गर्म कपड़े पहनने के बाद भी कभी कभी शरीर को ठंड से राहत नहीं मिल पाती। लेकिन सर्दी में भी बहुत सुंदरता होती है। जब सूरज की किरणें धुंध में से निकलकर ठंडी हवा में बिखरती हैं तो एक अद्भुत दृश्य बनता है। सर्दी का एक और अच्छा पहलू यह होता है कि गर्म चाय या कॉफ़ी का स्वाद सर्द मौसम में बेहद अच्छा लगता है। ठंड के दिनों में एक खास आराम होता है जब आपको किसी कमरे में या किसी सुरक्षित स्थान पर आराम से बैठकर समय बिताने का अवसर मिलता है। अब करेंगे बारिश का अनुभव। बारिश का मौसम मेरे लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। जब बारिश की हल्की बूंदें ज़मीन पर गिरती हैं तो उसकी आवाज़ बहुत ही शांति देने वाली होती है। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और ठंडी हवा का झोंका एक अलग ही आनंद देता है। बाहर निकलने पर गीली ज़मीन पर चलना और पानी की बूंदों को चेहरे पर महसूस करना एक अद्भुत अनुभव होता है। बारिश में जब आकाश में बादल घिर आते हैं और फिर तेज बारिश होती है तो वह दृश्य बहुत ही सजीव और आकर्षक लगता है। बारिश के दौरान घूमने का अपना अलग मज़ा होता है और इस मौसम में हरियाली और ताजगी की कमी नहीं होती है। अब आगे है सृजन। यहाँ पर देखिए ये एक पौधा दिखाया गया है। इस पौधे को नाम देना है तो इसका नाम है रेगिस्तानी लिली। नाम देना भी सृजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसे नाम दीजिए। तो हमने इसे नाम दे दिया है रेगिस्तानी लिली। अब आगे है इन्हें भी जानें। इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट कर बजाया जाता है, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, डफली आदि। नगाड़ा प्राय लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। नगाड़ों को जोड़े में भी बजाया जाता है, जिनमें एक की ध्वनि पतली और दूसरे की मोटी होती है। आगे है खोजबीन। आपके यहाँ उत्सव में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समूह में उन पर चर्चा करें। तो हमारे यहाँ पर ढोलक, नगाड़ा, डमरू, तबला, शहनाई, गिटार और हारमोनियम आदि बजाए जाते हैं। आइए इंद्रधनुष बनाएं। बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती हैं बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती हैं। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती हैं, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। इसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। तो यहाँ पर यहाँ देखिए ये इंद्रधनुष बना हुआ है। आप भी इस तरह से इसमें इंद्रधनुष बना सकते हैं और इस पर एक छोटी सी कविता लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कविता दी है इंद्रधनुष। आसमान में रंग बिरंगे इंद्रधनुष झलके चमकते, 7 रंगों की छटा प्यारी हर दिल को अपनी ओर खींचे। लाल, पीला, नीला और हरा संग मिलकर करते हैं जश्न। आसमान में बनी रचना जो देती है हर दिल को शांति। वर्षा के बाद निकली उम्मीद इंद्रधनुष की राहों में, जीवन की राहों में भी जैसे आती हो सुख की बातें इनमें। तो इस तरह से आप भी कविता लिख सकते हैं। अभी आगे और भी है। कभी आकाश की मुस्कान हो, कभी धरती की ताजगी में, इंद्रधनुष वो रंग है जो दिखाता है प्रेम की बातें इसमें। आओ इसे देखकर हंसें, दुनिया में रंग भर दें हम, इंद्रधनुष की इस छटा में खुशियों से हर दिन को भर दें हम।
अब आगे यहाँ पर झरोखे से एक बूंद कविता दी गई है, तो उसे हम पढ़ेंगे। ज्यों निकलकर बादलों की गोंद से अभी थी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर छांटकर लिखिए। पहला है कि गोपाल कृष्ण कौल का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन है, क 1922, ख 1923, ग 1924, घ 1925। इसका सही उत्तर है ख 1923। दूसरा प्रश्न है, कवि ने किस प्रकार की रचनाएं बच्चों के लिए लिखी हैं। क देश प्रेम, ख प्रकृति, ग जीव जंतुओं, घ सभी। इसका सही उत्तर है घ सभी। तीसरा प्रश्न है, पावस का अर्थ क पवित्र, ख पानी, ग पास, घ परी। इसका सही उत्तर है क पवित्र। प्रश्न 4, कौन धरती से अंकुरित होकर निकले। क बीज, ख वृक्ष, ग समुद्री जीव, घ पक्षी। इसका सही उत्तर है क बीज। प्रश्न 5, अधरों पर क्या टपका दिया। क पानी, ख जहर, ग अमृत, घ रस। इसका सही उत्तर है ग अमृत। प्रश्न 6, चिर प्यास किसकी बुझी। क अश्रु की, ख धरती की, ग करुणा की, घ हमारी। इसका सही उत्तर है ख धरती की। प्रश्न 7, बूढ़ी धरती कैसी हो गई। क सस्य श्यामला, ख सूखी, ग अच्छी, घ जवान। इसका सही उत्तर है क सस्य श्यामला। प्रश्न 8, कवि ने वर्षा की बूंदों को किस रूप में प्रस्तुत किया है। क आंसुओं के, ख मोतियों के, ग जलाशयों के, घ सितारों के। इसका सही उत्तर है क आंसुओं के। ये नहीं है, पहला है क। प्रश्न 9, धरती के सूखे अधरों का क्या अर्थ है। क सूखी झीलें, ख सूखी पड़ी मिट्टी, ग बंजर वनस्पति, घ नदी की धाराएं। तो इसका सही उत्तर है ख सूखी पड़ी मिट्टी। प्रश्न 10, वर्षा की ऋतु के आगमन से चारों तरफ क्या फैली है। क आनंद रूपी हरियाली, ख कीचड़, ग जल, घ धूल। इसका सही उत्तर है क आनंद रूपी हरियाली। प्रश्न 11, धरती के सूखे होंठों पर बारिश की बूंदें किसके समान आकर गिरी हैं। क पानी के समान, ख अग्नि के समान, ग बर्फ के समान, घ अमृत के समान। इसका सही उत्तर है घ अमृत के समान। यहाँ पर ये उत्तरमाला दी गई है, आप इसमें से भी देखकर निशान लगा सकते हैं। अब रिक्त स्थान भरिए। पहला है, पहली बूंद धरती पर। इसमें आएगा आई, यहाँ हम लिख देंगे आई। दूसरा है, धरती के सूखे अधरों पर। इसमें आएगा गिरी, ऐसे छोटी ग पे छोटी की मात्रा और रै पे बड़ी की गिरी। तीसरा है, आसमान में उड़ता। इसमें आएगा सागर। चौथा है, नीले नयनों सा यह। यहाँ पर आएगा अंबर। और पांचवा है, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को ललचाई। यहाँ पर लिख देंगे ललचाई, इस तरह से। यहाँ पर नीचे ये उत्तर दिए गए हैं, इनमें से देखकर आप उत्तर लिख सकते हैं। आगे है सही गलत का चयन। पहली बूंद धरती पर आने से धरती में अंकुर फूट पड़ा। इसका उत्तर है सही। दूसरा है, वसुंधरा की रोमावली सी हरी बूंदें नहीं मुस्काईं। तो दूसरे का उत्तर है गलत। तीसरा, आसमान में उड़ता सागर धरती को जगाने के लिए नगाड़े बजा रहा था। ये सही है।
चौथा है काली पुतली से ये जलधर धरती की प्यास बुझाने आए, ये सही है। पांचवा है धरती बूढ़ी और पीली हो रही है, इसका गलत है। यहाँ पर ये उत्तर दिए गए हैं, इनमें से देखकर आप निशान लगा भी सकते हैं। अब है पद्यांशों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। काव्यांश से संबंधित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर लिखिए। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। प्रश्न, पहला दिवस किसका था? क वर्षा का, ख पृथ्वी का, ग बूंद का, घ अंकुर का। इसका सही उत्तर है ग बूंद का। दूसरा प्रश्न, पहली बूंद कहाँ आई? क धरती पर, ख अंकुर पर, घ जीवन पर, घ अंगड़ाई पर। इसका सही उत्तर है ख अंकुर पर। प्रश्न 3, किसके होंठ सूखे थे? क मनुष्यों के, ख धरती के, घ घास के, घ अंकुर के। इसका सही उत्तर है मनुष्यों के। प्रश्न 4, पहली बूंद किसके समान थी? क अमृत के, ख जीवन के, घ वसुधा के, घ सभी। इसका सही उत्तर है क अमृत के समान। नंबर 5, कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? क धरती, क वसुंधरा, ग पावस, घ धरा। इसका सही उत्तर है ग पावस। इसका सही उत्तर, क्योंकि पृथ्वी का पर्यायवाची धरती, वसुंधरा और धरा है। ये इसकी उत्तरमाला है। यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर आप ग लिखेंगे। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिरप्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। सागर का पर्यायवाची कौन सा शब्द यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है? तो इसका क समुद्र, ख सिंधु, ग सरिता, घ जलार्ध। इसका सही उत्तर है ग। प्रश्न 2, स्वर्णिम शब्द में किस शब्द का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? क स्वर्ण, ख इम, ग अणिम, घ मैं। इसका सही उत्तर है मैं, घ वाला। प्रश्न 3, आसमान में कौन उड़ता दिखाई दे रहा है? क सागर, ख स्वर्ण, घ पर, घ बिजली। इसका सही उत्तर है सागर, क। प्रश्न 4, नगाड़े बजाने का काम कौन करता है? क बादल, ख तरुण, घ धरती, घ कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क बादल। प्रश्न 5, आसमान की तुलना किससे की गई है? क नीले नयनों से, ख पुतलियों से, घ जलधर से, घ काली माँ से। इसका सही उत्तर है क नीले नयनों से। तो यहाँ पर हमारा पाठ 3 का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 4 पाठ का नाम है हार की जीत, पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।